एपिसोड 326। मैं समझने से कासिर था कि जब रोबर्ट ने मेरे खिलाफ साजिशियों का साथ दिया था तब उसके साथ ये सलूक क्यों हुआ। बेहोशी की नींद में सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि मेरे लिए यकीन करना दुश्वार था कि ये वही लड़की है जिसने मुझ पर बदतरीन इल्ज़ाम लगाया और अपने हवाले से उसकी तस्दीक भी की। वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। इसकी वजह कुछ भी रही हो, जल्द वजह भी मेरे सामने आ जाती। रोबर्ट के यूं आने से एक फायदा हुआ कि मैं जो नींद से बेहाल हो रहा था, मेरी नींद उड़ गई और अब मैं ज़हनी तौर पर खुद को चाको चौबंद महसूस कर रहा था। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं दोबारा बाहर निकल आया। मैंने एक भारी मशल और जला ली और उसे बाहर लगा दिया। आज भी आसमान पर चांद नहीं था। इब्तदाई दिनों का चांद था जो निकलकर जल्द गुरूब हो जाता होगा, इसलिए वादी के बासी इन दिनों आसमान की झलक से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। जब रोबर्ट ने अदालत के रूबरू एतराफ़ किया तो मेरा उस पर गुस्सा लाजमी था। अगर उस वक्त मुझे मौका मिलता तो शायद मैं उसकी गर्दन तोड़ देता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा गुस्सा सर्द होने लगा। फिर मुझे लगा कि मेरे हक में यही बेहतर था। जहां तक वादी के लोगों का ताल्लुक था, मुझे अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा ज़मीर मुतमईन था, इसलिए अगर कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था या उसे साबित करता तब भी मुझे परवाह नहीं थी। मेरे जज्बात पर अब तजस्सुस गालिब था कि उसने ऐसा क्यों किया। रोबर्ट को झूठा इल्ज़ाम अपने और मेरे सर लेने पर किसने मजबूर किया, और ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो इतना बड़ा झूठ बोलने पर मजबूर हुई। ये सब कुछ वो खुद ही बता सकती थी और अब वो मेरे कब्जे में थी, उसे जुबान खोलना ही पड़ती। मैं आधी रात तक बाहर फिरता रहा, फिर अंदर आया तो रोबर्ट ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। वो होश में आ गई थी मगर मुझे देखकर सोती बन गई। शायद वो डर रही थी। मैंने मटके से पानी निकाला और उससे कहा, उठ जाओ और पानी पी लो, तुम्हें ज़रूरत है। उसने आंखें खोली और उठ बैठी। मैंने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर प्याला लिया और एक ही बार मुंह लगाकर उसे खाली कर दिया। मैंने उसे मजीद पानी नहीं दिया और उससे प्याला लेकर रख दिया। वो खामोश और सहमी हुई थी। मैंने उससे बात नहीं की और बाहर जाने लगा तो वो बोली, आपने मुझे क्यों बचाया? ताकि तुम मुझे आइंदा भी धोखा दे सको, मैंने तल्ख लहजे में कहा और बाहर निकल आया। उस वक्त मुझे फिर गुस्सा आ गया था और मेरा सर गर्म हो रहा था। मैं फिलहाल उसका सामना नहीं करना चाहता था। खुली फिजा में आकर मैंने चंद गहरे सांस लिए और खुद को बेहतर महसूस किया। ये बात रोबर्ट ने भी महसूस कर ली और उसने फौरी मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं की। खासी देर बाद वो अंदर से बरामद हुई। मैं एक पत्थर पर बैठा था, वो मुझसे कुछ फासले पर दूसरे पत्थर पर बैठ गई। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने तंज़म पूछा। क्योंकि तुम इसकी कायल नहीं हो? नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा है। मैं तो सज़ा की मुस्तहक हूँ। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो ये भी जान गए होंगे कि मैंने किस कदर मजबूर होकर आपके और अपने खिलाफ बयान दिया। देखा जाए तो मैंने खुद को सज़ा दिलवाई है, और खुद को सज़ा कौन दिलवाता है? उन लोगों ने तुम्हें नहीं बचाया जिन्होंने तुम्हें इस काम पर आमादा किया था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे मजबूर किया गया था, मुझसे कोई वादा नहीं किया गया था कि मुझे बचा लिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो तुमने अपनी ज़िंदगी बिदाव पर लगा दी? जानती हो, आबादी से निकलकर कोई शख्स ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मैं नहीं बता सकती। क्यों? बस नहीं बता सकती। तुम्हारे किसी प्यारे की जान खतरे में है? मैंने अचानक कहा तो उसके चेहरे पर हैरत नजर आई। उसने संभल कर इनकार करना चाहा मगर मैंने मौका नहीं दिया। यही बात है। कौन है वो? तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, या कोई ऐसा फर्द जो तुम्हें महबूब हो? आपको कैसे पता चला? बस चल गया पता, मगर वो फर्द है कहाँ? उसने इस मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसे इल्म नहीं है। उसका ताल्लुक आर्गन से है? मैंने एक बार फिर तुक्का मारा। हाँ, उसका ताल्लुक आर्गन से है। तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हुई? इत्तेफाक से। मैं एक दिन बागात से होती हुई गलती से आर्गन के बागों की तरफ निकल गई थी। वहाँ शामीन मौजूद था। शामीन? वो आर्गन की फौज में शामिल है। उसने मुझे तन्हा पाया था मगर उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी और बहुत शराफत से पेश आया। फिर दूसरी मुलाकात कब हुई? चंद दिन बाद। मैं उसी जगह गई थी। वो झिझक कर बोली, और वो वहाँ मौजूद था? यकीनन उसे तुम्हारा इंतजार भी होगा। रोबर्ट का चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ, वो भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसके बाद भी तुम्हारी मुलाकातें होती रहीं? कई बार। उसने मुझसे कई बार कहा कि मैं उसके साथ आर्गन चलूं, मगर मैं नहीं गई। मैं अपने घर वालों और यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ सकती थी। तुमने उससे कहा कि वो तुम्हारे साथ आ जाए? हाँ, मगर उसकी भी मजबूरियाँ हैं। उसके 2 भाई आर्गन की फौज में आला ओहदों पर हैं। उसके माँ बाप और बहन भाई हैं। वो सबको छोड़कर नहीं आ सकता, वरना उन पर इनाट का ताब नाजिल होता। अगर कोई फर्द आर्गन छोड़कर सामीरा के पास आ जाए तो उसके पीछे रह जाने वाले मुतल्लिकिन को सजा मिलती है? बिल्कुल। कई लोगों को सजाएं हुई भी हैं। कुछ को कैदखानों में डाल दिया गया और जो लोग ज्यादा मुलव्विस थे उनको सजाएं मौत भी दी गई। मैं सोच में पड़ गया। रोबर्ट की बातों से जाहिर था कि आर्गन वाले मेरी नक्ल हरकत से मुकम्मल वाकफियत रखते थे, और यही नहीं, वो ये भी जानते थे कि रोबर्ट जो मेरे साथ है वो आर्गन के एक नौजवान सिपाही से मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत इस हद तक है कि रोबर्ट को शामीन के हवाले से धमकी देकर कुछ भी मनवाया जा सकता है। तुम्हें किस तरह से धमकी दी गई?
मैं उस फर्द को नहीं जानती, क्योंकि वो मुझसे रात की तारीकी में और मुंह छुपा कर मिला करता था। तुमने उसकी बात पर यकीन कैसे किया? उसने मुझे शामीन के गले में मौजूद लॉकेट दिखाया। ये लॉकेट मैंने उसके गले में देखा था। उस आदमी ने मुझे बताया कि शामीन इस वक्त ज़ेरे हिरासत है और अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो उसे अजियतें देकर मार दिया जाएगा। कब की बात है ये? 7 दिन पहले की। यानी जब रुबैर को मेरे साथ 4 या 5 दिन हुए थे। मैंने सोचा, वो शख्स तुम्हें कहाँ मिला था? किले में, जब मैं अपने घर जा रही थी। उस रात मैं अपने घर चली गई थी। वो मुझे एक तारीख गली में मिला था। उसी ने तुमसे कहा था कि रात मेरे कमरे में आओ? रुबैर का सर फिर झुक गया। हाँ, उसके हुक्म पर ही मैं आपके पास आई थी। क्या कहा था उसने? मुझे वाज़ेह बताओ कि वो चाहता क्या था। इसका जवाब देना रुबैर के लिए खासा मुश्किल काम साबित हुआ। उसने अटक अटक कर जो बताया उसका खुलासा ये था कि उस शख्स ने रुबैर को हुक्म दिया कि वो मेरे कमरे में जाए और मुझे मजबूर करे कि मैं उसे जिस्मानी ताल्लुक कायम करूं, और जब ये काम हो जाए तो वो शोर मचा दे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने बहकने से पहले मुझे होशियार कर दिया। खुद रुबैर भी दिल से राजी नहीं थी। वो अपने महबूब की खातिर दिल पर जबर करते हुए ये काम करने पर आमादा थी। इसलिए जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने उसे रोका तो वो रुक गई, और जब मैंने जाने का हुक्म दिया तो वो चली गई। उसके बाद दुश्मनों को दूसरा मौका इत्तेफाक से मिल गया। मैं और रुबैर सारी रात बाहर रहे और रोशनी होने से पहले मैं वापस नहीं आ सका। इसलिए मेरे और रुबैर के खिलाफ मुकदमा बन गया। जब हमें गिरफ्तार किया गया तो क्या उसके बाद उस आदमी ने तुमसे दोबारा राब्ता किया था? हाँ, आपको याद होगा, आपने पूछा था कि मैं कहाँ गई थी, तो एक सिपाही मुझे निकालकर उसी इमारत के कमरे में ले गया था। वहां वो चादरपोश आदमी मौजूद था। उसने मुझसे मुतालबा किया कि मैं अदालत में इकरार करूं कि वो बोलते बोलते रुक गई। मैं सोच में पड़ गया। कैदखाने के सिपाही के मुलव्विस होने से यह साबित होता था कि वो किलों का कोई आला ओहदेदार था जिसके हुक्म की तामील सिपाही ने की थी। मेरा ध्यान एक बार फिर सुमरों की तरफ गया। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वो दोनों पर चादर में छुप कर मिला और मुझे लगा कि वो आवाज बदल कर बोल रहा है। इसका मतलब है वो किले का ऐसा फर्द है जिसकी आवाज सबके लिए मानूस हो सकती थी। शायद। वो बेध्यानी से बोली, तुमने वही किया जो उसने कहा था, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्होंने शामीन को छोड़ दिया होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए सब किया। मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकती। मैं क्या करूं? मुझे मोहब्बत ने इतना मजबूर कर दिया। मुझे मालूम था मुझे भी जिल्लत आमेज सजा मिलेगी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पागल हो गई हूँ। अगर मुझे शामीन के लिए मरना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। वो रोने लगी। मैं उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसको रोने दिया ताकि उसके दिल की भड़ास निकल जाए। कुछ देर के बाद उसकी सिसकियां थमने लगी तो मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? आपने देख लिया होगा कि मुझे किस तरह बाहर निकाला गया। मेरी खाल उतार ली जाती तब भी मुझे इतनी तकलीफ न होती जितनी लिबास उतारने पर हुई थी। मेरे हवास गुम थे और मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंसानों की नजरों से ओझल हो जाऊं, बेशक मुझे असमार या गोनर खा लें या कोई हारन मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। जब किलों से दूर निकल गई तब भी मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं झाड़ियों में घुसकर चलती रही, और जब चलते चलते थक गई तो यहाँ बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। अगर मालूम होता तो मैं कभी इस तरफ नहीं आती। मैं तो मौत की तलाश में थी, मगर शायद ऊपर वाले को तुम्हारी जिंदगी मकसूद थी, इसलिए तुम यहाँ आ गई। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? ये जगह क्या आपकी है? ऐसा ही समझ लो, मैंने मोहतात अंदाज में कहा। अगरचे उसका अंदाज कह रहा था कि उसने जो कहानी सुनाई है वो सच है, मगर अब मैं अंदाजे लगाने का कायल नहीं रहा था। इसका भी इम्कान था कि रुबैर की यहाँ यूं आमद मेरे दुश्मनों की ही एक चाल होती। वो एतराफ कर चुकी थी कि वो मेरे दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। पूरी वादी छोड़कर उसका यहाँ आना भी नजरअंदाज किए जाने वाली बात न थी। मुमकिन है वो उसे शामीन के हवाले से धमकी देकर मुझे कत्ल करने का कहते तो रुबैर ये काम भी कर गुजरती। मेरे लहजे पर उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। आप मोहतात हैं? अच्छी बात है, आपको मुझसे मोहतात रहना भी चाहिए। मैं बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है तुम आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, और अगर भूख लगी हो तो अंदर रखे थैले में खाने को बहुत कुछ है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आपने मुझे लिबास दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है। अब मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। तुम जज्बाती हो रही हो। मैंने कहा ना तुम्हें आराम की जरूरत है, और जहां तक यहाँ से जाने की बात है तो इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें कोई हिमाकत करने की इजाजत नहीं दूंगा। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर सर हिलाती हुई कैबिन की तरफ चली गई। मैं उसकी तरफ से होशियार था। अगर वो दुश्मन की तरफ से भेजी गई थी या खुद आई थी, दोनों सूरतों में मुझे उस पर निगाह रखनी थी। मैं वहीं एक जगह घास पर लेट गया। यह तख्ता ज्यादा बड़ा तो ना था, मगर मेरे लिए काफी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें बिस्तर किसी नरमी थी। मगर मैं सोना नहीं चाहता था, सिर्फ आराम करना चाहता था। इसलिए जब कुछ देर के बाद नींद के झोंके आने लगे तो मैं उठ बैठा। जब बैठे बैठे थक गया तो दोबारा लेट गया, और जब तीसरी बार लेटा तो मुझे नींद आ गई। मगर मैं ज्यादा देर नहीं सोया। अचानक ही मेरी आंख खुली। मैं कुछ देर सोचता रहा कि आंख क्यों खुली है। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कैबिन में जलने वाली मशल रोशन नहीं थी। मैं तेजी से उठा और कैबिन में झांका। हस्ब तवक्को रुबैर वहां नहीं थी, वो शायद अभी निकली थी। किसी आहट ने मुझे चौंकाया था। मैं सीढ़ी तक आया और उतरने से पहले नीचे का जायजा लिया। इसका फायदा भी हुआ।
कुछ ही दूर मुझे रोशनी नजर आई और वो यकीनन उस मशल की रोशनी थी जो रोबर्ट लेकर निकली थी। मैं उतरकर नीचे आया और तेज कदमों से उसकी तरफ गया। मेरे पास नेज़ा था, मैंने जानबूझकर मशल ना ली। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर देखना चाहता था कि वो क्यों निकली है। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने रोशनी देखी थी तो वहां अब कोई ना था और तारीकी थी। मैं सुकून से खड़ा होकर नजरें दौड़ाने लगा। इस बार भी चंद लम्हों के बाद मुझे रोशनी नजर आ गई। वो कई सौ गज आगे जंगल में जा रही थी। मैं रोशनी को मद्देनजर रखते हुए तेजी से चलने लगा। अभी तारे निकले हुए थे, इसका मतलब था कि सुबह में कुछ वक्त था। नीचे तारीकी थी और मुझे मोहतात भी होना पड़ रहा था। एक जरा सा गलत कदम मुझे मुश्किल में डाल सकता था। रोबेर को रोशनी की सहूलत थी, इसलिए वो तेज चल रही थी। एक बार वो मेरी नजरों से ओझल हुई और मुझे रोशनी देखने के लिए रुकना पड़ा था। इस बार रोबेर एक खुली जगह से गुजर रही थी और मुझे उसके पास पहुंचने का मौका मिल गया। उसका रुख एक चट्टान की तरफ था। मैं उसे 10-12 कदम पीछे था और वो पीछे देखे बगैर चल रही थी। वो चट्टान के पास पहुंची और उस पर चढ़ने का रास्ता तलाश करने लगी, मगर चट्टान इस किस्म की थी कि उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसके दूसरी तरफ क्या था ये मुझे इल्म नहीं। रोबेर चढ़ने में नाकामी के बाद चट्टान से घूमकर जाने लगी। मैंने तेजी दिखाई और उसके नजदीक पहुंचा। यह तेजी ही काम आई, क्योंकि जब मैं उसके पीछे घूमता हुआ चट्टान के दूसरी तरफ पहुंचा तो वो एक मुहिब खाई के किनारे खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसमें कूदने वाली हो। वो कूद भी जाती मगर शायद उसके लिए हिम्मत कर रही थी। मैं तेजी से लपका और बर वक्त उसका बाजू पकड़कर पीछे खींच लिया। इस कोशिश में मैं खुद उसके साथ जाते जाते बचा, क्योंकि वो तकरीबन कूद गई थी और मुझे उसको पूरे वजन के साथ खींचना पड़ा था। वो झटके से आई और मुझसे टकराई। मेरा तवाजुन बिगड़ा तो वो मुझ पर ही गिरी। मशल हमारे पास गिरी। इससे पहले कि वो बुझती मैंने उसको दूसरे हाथ से उठा लिया। इस वक्त रोशनी के लिए बस यही एक चीज थी। दूसरे हाथ से मैंने रोबेर को मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर उसने मज़ाहमत ना की और वो रोने लगी। तुम यहाँ खुदकुशी करने के लिए आई थी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाश किसी को मिले या मेरे अंजाम का किसी को इल्म हो। मैंने मशल आगे की और खाई में झांका। जहां तक रोशनी जाती थी उसकी तह नजर नहीं आ रही थी। ये असल में खाई नहीं बल्कि बहुत बड़ा कुआं था। उसका कतर कम से कम भी 100 फुट था। गहराई उससे कहीं ज्यादा थी। तुम्हें इस कुएं का इल्म है? हाँ, तभी यहाँ आई थी। वापस चलो, मुझे मर जाने दे। अहमकाना बातें मत करो। तुम्हारे इस तरह मर जाने से किसी पर क्या असर होगा? वो लोग खुश होंगे जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम्हें शामीन का भी ख्याल नहीं है? शामीन? क्या मैं उसके काबिल हूँ? एक और अहमकाना बात, तुमने उस पर एहसान किया है। उसकी खातिर वो करने को तैयार हो गई जो कोई लड़की या औरत नहीं कर सकती। तुम उसे कबूल करोगी तो यह तुम्हारा और एहसान होगा। मैं ऐसा नहीं समझती। अगर तुम ऐसा समझती हो तब भी तुम्हें यूं जान नहीं देनी चाहिए। जिंदगी ऊपर वाले की अमानत होती है और उसे हमेशा किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा काम? हाँ, आर्गन को उन लोगों से निजात दिलाना कि अच्छा काम नहीं जो तुम जैसी लड़कियों को अपने मफाद में इतने घटिया अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मैं उनका क्या बिगाड़ सकती हूँ? ये तुम्हें मैं बताऊंगा अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो। दूसरी सूरत में खाई तुम्हारे सामने है और मैं तुम्हें हमेशा नहीं रोकूंगा। मैंने उसका बाजू छोड़ दिया। इस बार उसने सोचने में ज्यादा वक्त लिया, फिर गहरी सांस ली और खाई की तरफ देखा। आप ठीक कह रहे हैं, ये मौका तो मेरे पास हमेशा रहेगा। यानी तुमने मेरे साथ चलने का फैसला किया है? हाँ, आपने कहा था ना मैं किसी अच्छे मकसद के लिए जान दूं तो पहले मैं उसकी कोशिश करूंगी, और अगर मैं अच्छे मकसद में कामयाब ना हुई तो फिर। उसने जुमला अधूरा छोड़ा और मेरे साथ कदम बढ़ाए। हम वापस आने लगे। मेरे साथ चलते हुए उसने झुरझुरी ली। पता नहीं मैं रात में यहाँ तक कैसे चली आई। बुनियादी तौर पर तुम एक बहादुर लड़की हो और खतरात को खाते में नहीं लाती हो। हमारी खुशकिस्मती है कि इस दौरान में हमें किसी जानवर से वास्ता नहीं पड़ा। दुआ करो जाते हुए भी किसी से वास्ता ना पड़े, वरना हमारे पास बस यही एक नेज़ा है। मगर दुआ कबूल नहीं हुई और जब हम टीले के नजदीक पहुंचे तो एक गोनर से वास्ता पड़ गया। वो अचानक ही हमारे सामने आया था और ये उसके लिए भी सरप्राइज था। बदकिस्मती के वो रुका हुआ था, वरना वो हरकत कर रहा होता तो उसके जिस्म से आने वाली हड्डियां चटकने जैसी आवाज हमें पहले ही खबरदार कर देती। वो शायद उस दरख्त के तने से टिका हुआ आराम कर रहा था और उसी वक्त हरकत में आया जब हम उस जगह से गुजर रहे थे। एक लम्हे को वो शिश्तर हुआ और मुझे रोबेर को पीछे करने का मौका मिल गया। मैंने एक हाथ से नेजा और दूसरे से मशल संभाली। गोनर हमारी तरफ लपका। मैंने उसके नजदीक आने का इंतजार किया। जैसे ही वो पास आया मैंने मशल लहराकर उसके मुंह पे मारी। लहराने से मशल भड़की और उसका शोला बढ़ गया। गोनर ने शायद जिंदगी में पहली बार आग का शोला बरह रास्त अपने मुंह पर महसूस किया था। उसने मिनमिनाती हुई आवाज निकाली और पीछे हट गया। तकरीबन 6 फुट कामत और रीछ जैसी जिसामत वाले उस जानवर के पंजे रीछ से ज्यादा चौड़े थे और यही पंजे उसका हथियार थे। मैंने नेजे से उसकी तवज्जो भटकाई और अचानक ही मशल उसके सीने पर मौजूद घने बालों से लगा दी। उसने मिनमिनाकर हाथ मारा, मगर मैं मशल पीछे कर चुका था। जब उसका हाथ अपने सीने से लगा तो मैंने मशल उसके हाथ से लगा दी। यहाँ बाल ज्यादा लंबे थे। उन्होंने आग पकड़ ली। गोनर ने बौखलाकर हाथ हिलाया और आग बुझाने की कोशिश की, मगर हवा से वो और ज्यादा भड़की। अभी वो इसी आग में उलझा हुआ था कि मैंने उसकी कमर से मशल लगा दी। उसे उस वक्त पता चला जब उसकी कमर के बालों ने भी आग पकड़ ली। अब वो दो तरफ से घिर गया था। इस मौके पर उसने दुरुस्त काम किया कि जमीन पर गिरकर लौटना शुरू कर दिया। ये मौका था हमारे पास और हम निकल भागे। रोबेर पहले ही भागकर टीले तक पहुंच गई थी।
میں بھی بھاگا اور جب تک گونر کھڑا ہوتا میں ٹیلے کے پیچھے آ گیا تھا. میں نے مشل اوپر پھینکی اور خود بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا. روبیر کنارے لیٹی ہوئی نیچے دیکھ رہی تھی. میری پھینکی مشل اس نے اٹھا لی تھی. کہاں ہے وہ؟ شش. میں نے کہا اور اس سے لے کر مشل بجھا دی کیونکہ کیبن کے آگے ایک مشل اور جل رہی تھی اور 2 مشلوں کی روشنی یقیناً زیادہ ہو جاتی. گورنر چند لمحے بعد نمودار ہوا. وہ تیزی سے آیا تھا اس لیے بے آواز تھا. یہاں کر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر ہم کہیں نظر نہ آئے. کیونکہ وہ خود ٹیلے نہیں چڑھ سکتا تھا اس لیے اسے یہ خیال بھی نہ تھا کہ ہم اوپر ہو سکتے ہیں. وہ کچھ دیر منمناتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. ہم نے سکھ کا سانس لیا. یہ سب سے کم خطرناک جانور تھا. اس سے بھی ہم بمشکل بچے تھے. اس کی جگہ اسمار ہوتا تو اور مشکل میں پڑ جاتے. اور ہارن اس سے تو بس اللہ ہی بچائے. تک روشنی نمودار ہونے لگی تھی. میں نے روبیر سے کہا تم نے کچھ دیر آرام کر لیا ہے, اب میری باری ہے. تم یہاں پہرا دو, اگر کوئی بات ہو تو مجھے جگا دینا. میں جگا دوں گی. اس نے سر ہلایا. میں کیبن میں آیا اور بستر پر دراز ہو گیا. کچھ ہی لمحوں بعد میں سو چکا تھا. جب میری خود سے آنکھ کھلی تو دن خاصا روشن ہو گیا تھا. روبیر نے مجھے نہیں اٹھایا تھا بلکہ وہ خود باغ میں گھاس کے تختے پر سو رہی تھی. اس نے بھی نگرانی کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا اور گھاس کی نرمی نے اس کو سلا دیا تھا. میں نے اسے کھنکار کے خبردار کیا. وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی. چلو اچھا ہوا کہ تم نے بھی آرام کر لیا. مجھے منہ ہاتھ دھونا ہے. میں اسے لے کر ندی تک آیا اور میں نے اس کو مشورہ دیا. تم نہا لو, میں یہاں پودوں کے پیچھے موجود ہوں, مگر جلدی کرنا, یہ جگہ محفوظ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس نے اطمینان کا سانس لیا اور میں واپس ٹیلے کی طرف آ گیا. کچھ دیر کے بعد وہ گیلے بالوں سے پانی نچوڑتی نمودار ہوئی. اب آپ چلے جائیں. میں منہ ہاتھ دھو رہا تھا کہ کوئی چیز تیزی سے پانی سے اچھل کر کنارے پر گری. میں نے چونک کر دیکھا. یہ خاصی بڑی سی مچھلی تھی. شاید وہ میری پانی میں موجودگی سے ڈر گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی میں نے اس کو دبوچ لیا. مچھلی نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا اور شاید کامیاب بھی ہو جاتی کیونکہ اس کا جسم چکنا تھا. میرے لیے گرفت برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا, اس لیے میں نے اسے ندی سے دور پودوں میں اچھال دیا. پھر نیزہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف لپکا. میں نے پودوں میں تڑپتی مچھلی کو نیزے میں پرو دیا. وہ کچھ دیر ہلتی رہی پھر ساکت ہو گئی. یہ اچھی خاصی بڑی اور کوئی 2.5 کلو گرام وزنی مچھلی تھی. اس کے جسم پر چھلکے کے بجائے کھال تھی اور منہ گھکا مچھلی جیسا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وادی میں آنے کے بعد پہلی بار مجھے گوشت نصیب ہونے والا تھا. میں مچھلی لے کر اوپر پہنچا تو روبیر حیران ہوئی. یہ کیسے پکڑی؟ یہ تو بہت مشکل سے آتی ہے. بس خود ہی آ گئی. میں نے اسے نیزے سے الگ کیا. پھر نیزے کی انی سے ہی اس کا پیٹ صاف کیا, سر اور کھال اتاری اور اس کے ٹکڑے کیے. یہ کام آسان نہیں تھا مگر میں نے کسی نہ کسی طرح کر لیا. پھر لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور اس پر مچھلی کے قتلے بھون کر ناشتہ کیا. روبیر اب نارمل تھی. مچھلی بھوننے کا کام اس نے کیا. اس کے اندر کا حال تو اسی کا معلوم تھا مگر اوپر سے وہ کبھی کبھی بولتی اور مسکراتی بھی تھی. اس نے اچانک پوچھا اب آپ کیا کریں گے؟ ہونے والی جنگ میں اپنا کردار ادا کروں گا. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. اس کے باوجود جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا؟ ہاں, کیونکہ اصل میں تو یہ آرگون والوں کی سازش ہے. وہاں بیٹھے میرے دشمنوں کا کام ہے اور مجھے ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے. آپ اس جنگ میں سامیرہ کی وجہ سے شامل ہو رہے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں میرے کچھ دشمن ہیں جو مجھے یہاں لائے ہیں اور وہ اس وقت رینارڈ کے مہمان ہیں. وہ اچھل پڑی. باہر سے آنے والے کچھ لوگ رینارڈ کے مہمان ہیں؟ ہاں. جس بات پر کیرٹ جیسے اچھے انسان کو سزائے موت دی گئی وہی جرم اس سے کہیں بڑھ کر آرگون کے حکمران نے کیا ہے. تب آپ نے یہ بات سامیرہ اور دوسروں کو کیوں نہیں بتائی؟ جب کیرٹ کو سزائے موت دی جا رہی تھی تب کیوں نہیں بتائی؟ سامیرہ کو علم ہے. برف والے نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم رینارڈ کے پاس موجود باہر سے آنے والوں کا ذکر نہ کریں. روبیر مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. اب آپ کو مجھ پر اعتبار ہو گیا ہے تو مجھے بتا دیں یہاں آپ کو کس نے پہنچایا ہے؟ ریوک نامی نوجوان نے جو سامیرہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا کہنا ہے اسے سامیرہ نے میری مدد پر مامور کیا ہے, لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس پر پورا یقین نہیں ہے. میں اسے جانتی ہوں اور بظاہر وہ اچھا انسان ہے. اسی نے اس جگہ پہنچایا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آئے گا. اگر وہ دشمن کا آدمی ہوتا تب تک دشمن یہاں آ چکے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بہت خوفزدہ ہیں اور ہر صورت میں آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. انہوں نے پہلے مجھے خود سزائے موت دینی چاہی مگر کیرٹ این موقع پر نجات دہندہ بن کر آ گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ میں سامیرہ کی مدد کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ چال چلی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رینارڈ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے تو اس نے اب تک ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ روبیر کے سوال نے میرے دماغ میں جیسے کھڑکی سی کھول دی. میں نے بے ساختہ کہا سامیرہ برف والے کو یقین ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں گا اسے فتح ملے گی اور ممکن ہے یہی سوچ رینارڈ کی بھی ہو. اس لیے پہلے وہ مجھے سامیرہ سے الگ کرنا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب رہا. اب مجھے یقین ہے کہ وہ جلد حملہ کرے گا. روبیر بے چین ہو گئی. اور آپ سامیرہ سے دور ہیں, اس کی فوج کو شکست ہوگی. اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا. سنو, تم میں ہمت ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں دور جانا ہے اور شاید مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑے. آپ کا مطلب ہارن اور اسمار؟ ان کی فکر مت کرو, میرے پاس ان کا توڑ ہے, مگر ہمیں دور جانا ہوگا اور شام سے پہلے واپس بھی آنا ہے. میں تیار ہوں.
میں نے تیاری شروع کر دی. سب سے پہلے روبیر کے لباس کا مسئلہ حل کیا. میرا کرتا بڑا تھا اور کچھ زیادہ ہی کھلا ہوا تھا. میں نے اس کا نچلا ایک بالش کا حصہ پھاڑا اور اسی کی مدد سے پٹکا بنا کر روبیر نے اپنی کمر سے باندھ لیا. پجامے کی مجبوری تھی مگر کرتا ویسے ہی پیروں تک آ رہا تھا, اس لیے سطر پوشی ہو رہی تھی. پٹکا باندھ کر اس نے سکون کا سانس لیا. اب بہتر ہے, ورنہ تو یہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا. وہ ماہر تیر انداز تھی, اس لیے کمان اور ترکش اس کے حوالے کر دیا. خود میں نے نیزہ لے لیا. پھر میں نے محلول نکالا اور اس کی مخصوص مقدار نکال کر پہلے روبیر کو دی. مجھے یاد تھا کہ کیرٹ نے مجھے کتنی مقداریں محلول بھیجا تھا. اس بوتل میں اس جیسی کوئی 1 درجن خوراکیں تھیں. یہ کیا ہے؟ یہ شربت پی لو. اسے پینے کے بعد تمہیں پسینہ آئے گا جس میں مخصوص مہک شامل ہوگی. اس مہک کی وجہ سے ہارن, اسمار اور گونر جیسے خطرناک جانور پاس نہیں آئیں گے. اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا. سچ میں؟ پر میں نے آج تک ایسے کسی شربت کے بارے میں نہیں سنا. اسے سامیرا کے باپ اورگان نے ایجاد کیا تھا اور جب وہ مہا پجاری بنا تو یہ محلول موبد کے رازوں میں شامل ہو گیا, اس لیے عام افراد اس کے بارے میں نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں؟ ہاں, یہاں آنے سے پہلے سے میں اس سے واقف تھا اور یہاں آنے کے بعد اس کا عملی تجربہ بھی کیا. سچ مچ درندے میرے پاس آنے سے گریز کرتے تھے اور میں آرام سے جنگل سے ہوتا ہوا تم لوگوں تک آ گیا تھا. اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے؟ کم سے کم 10-12 گھنٹے. روبیر نے محلول پی لیا اور پھر منہ بنایا. عجیب سے ذائقہ ہے. کچھ دیر میں بہتر محسوس ہوگا, میں نے کہا اور پیالے میں نکال کر خود بھی پیا. سامیرا نے جو تھیلا بھیجا تھا اس میں چمڑے کی ایک چھاگل بھی تھی. اس میں آرام سے 1.5-2 لیٹر پانی آ سکتا تھا اور اس میں لگے تسمے سے اسے شانے پر لادا جا سکتا تھا. میں نے اس پہ پانی بھرا. روبیر نے کچھ میٹھی ٹکیاں ساتھ لے لی, 2 عدد تازہ مچھلے اور ان کو جلانے کے لیے تیلیاں بھی ساتھ لی اور ہم روانہ ہو گئے. گزشتہ روز درخت پیمائی کر کے میں نے جو سمت تعین کی تھی اسے ذہن میں رکھتے ہوئے سفر شروع کیا. روبیر نے پوچھا, ہم جا کہاں رہے؟ آرگون اور موبد کے درمیان ایک جگہ. کیا ہے وہاں پر؟ آرگون اور موبد کو ملانے والی سرنگ اسی جگہ سے گزرتی ہے. ابھی دن آدھا نہیں ہوا تھا مگر روشنی بہت تیز تھی اور ہلکی سی گرمی کا بھی احساس ہو رہا تھا, اور یہ اچھا ہوا کیونکہ ذرا سا چلنے سے ہمیں پسینہ آنے لگا. روبیر بولی, میرے پاس سے عجیب سی بو آ رہی ہے. یہی بو ہمیں جانوروں سے محفوظ رکھے گی. اس نے ذرا نزدیک ہو کر مجھے سونگا. آپ کے پاس سے بھی آ رہی ہے کیونکہ یہاں کچھ پتہ نہیں کب کس جانور سے سامنا ہو جائے. میرا اندازہ تھا کہ ہمیں کوئی 10 میل دور جانا تھا اور اس نارمل رفتار سے اتنا فاصلہ طے کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے تھے, مگر میں نے رفتار کسی قدر تیز رکھی. روبیر کا خیال کرتے ہوئے رفتار کو اتنا تیز بھی نہیں کیا تھا کہ اسے بھاگنا پڑتا اور نہ ہی اتنی کم تھی کہ 3-4 گھنٹے میں سفر کرتے. میرا خیال تھا کہ ہمیں آنے جانے میں 5 سے 5.5 گھنٹے لگتے تو ہم 3-4 گھنٹے وہاں سرنگ میں اترنے والا راستہ تلاش کر سکتے تھے. ہمیں لازمی آج ہی واپس آنا چاہیے تھا, چاہے اس میں آدھی رات ہی کیوں نہ ہو جائے. دوسری صورت میں محلول کا اثر ختم ہو جاتا اور ہم درندوں کے خلاف اپنی ڈھال سے محروم ہو جاتے. میرا اندازہ تھا کہ ہم 11 بجے روانہ ہوئے تھے تو ابھی دن کی روشنی کے 8 گھنٹے باقی تھے. جنگل سے گزرتے ہوئے ہم کسی قدر کھلی جگہ آئے اور یہاں ہمیں پہلے خطرے سے واسطہ پڑا. یہ ایک اسمار تھا جو دیکھنے میں بہت کمزور اور بیمار لگ رہا تھا. وہ غراتا ہوا ہماری طرف لپکا. روبیر چیخ مار کر میرے پیچھے ہو گئی. اسمار دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے پاس پہنچ کر یوں رکا جیسے درمیان میں کوئی دیوار آ گئی ہو. اس نے منہ اٹھا کر سونگا اور ناپسندیدہ انداز میں غراتا ہوا پیچھے ہٹا. اس نے کئی بار آگے آنے کی کوشش کی. میں نیزہ لے کر بالکل تیار تھا. مجھے اعتماد تھا کہ میں نیزے سے اس اسمار کو قابو کر سکتا تھا. دوسری جانب روبیر نے بھی تیر کمان نکال لیا اور تیر کرو اسمار کی طرف کیا تھا کہ وہ غراتا ہوا فرار ہو گیا. شکر ہے کہ بھاگ گیا. یہ چیز تو حیرت انگیز ہے. میں خود اس کی وجہ سے ہارن سے بچا ہوں. اس کے پاس موقع تھا کہ وہ مجھے پکڑ لے مگر وہ میرے پاس بھی نہ پھٹکا. اب بو تیز ہو گئی ہے, روبیر نے کہا. کھلی جگہ آنے اور کسی قدر آگے نکلنے کے بعد کئی میل دور شمال مشرق میں آرگون کی فصیل نظر آنے لگی تھی, مگر ہمیں اس سے کترا کر شمال کی طرف سفر جاری رکھنا تھا. اس طرف آرگون کے کھیت اور باغات تھے اور ہمیں ان سے بھی دور رہنا تھا. ان کھیتوں میں کام کرنے والوں کے علاوہ مسلح سپاہی بھی ہوتے تھے جو اصل میں کارکنوں کی حفاظت کے لیے مامور تھے. اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہم مشکل میں پڑ سکتے تھے. جب ہم کھیتوں اور باغات کے پاس آئے تو سپاہیوں کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے نو مینس لینڈ کے پاس جنگل کا رخ کیا. وہاں ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر سفر کر سکتے تھے. ہمیں سفر کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب آرگون ہمارے دائیں طرف مشرق میں تھا. گو فاصلہ زیادہ نہیں رہا تھا. میں خاص تھکن محسوس نہیں کر رہا تھا مگر روبیر کا سانس پھول گیا, اس لیے ہم کچھ دیر کو رکے. میں نے چھاگل سے پانی پیا اور پھر روبیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, اگر تم تھکن محسوس کر رہی ہو تو ہم کچھ دیر کو رک جاتے ہیں. نہیں, آپ زیادہ مت رکے, مجھے اتنی تھکن نہیں ہو رہی. وہ یقیناً ہمت کر کے میرا ساتھ دے رہی تھی. تقریباً 15 منٹ بعد ہم چلنے کو تیار ہوئے. ہم کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک چیخ سنائی دی. چیخ نسوانی تھی. میں نے روبیر کی طرف دیکھا, اس نے بھی چیخ سنی تھی. کوئی عورت چیخی ہے. یہاں کوئی جانور یا پرندہ اس قسم کی آواز نہیں نکال سکتا. میں تو ایسے کسی جانور یا پرندے سے واقف نہیں ہوں. آواز سامنے سے آئی تھی اور ہمیں اسی طرف جانا تھا. 10-12 قدم آگے گئے تو چیخ پھر سنائی دی. اس بار زیادہ بلند اور زیادہ نزدیک سے چیخ آئی تھی. روبیر نے تیر نکال کر کمان پر لگا لیا. میں نے نیز آگے کر لیا. ہم درختوں کے اس گھنے جھنڈ کی طرف بڑھے جہاں سے چیخ سنائی دی تھی.
नजदीक जाने पर चंद मर्दाना आवाजें भी सुनाई दी जो कुछ इस किस्म की थी। मजबूती से पकड़ो, इसका मुंह बंद करो, इसकी चीख सुनकर कोई आ गया तो क्या उसको भी हिस्सा देंगे? वाज़ेह रही ये सारी आवाजें मुख्तलिफ मर्दों की थी और इनसे सूरत हाल किसी कदर वाज़ेह थी, बाकी आंखों से देखकर पता चल गया। 3 सिपाहियों ने एक जवान औरत को काबू किया हुआ था। एक ने उसका मुंह दबाया हुआ था और बाकी 2 से बेलेबाज कर रहे थे। मैंने नेज़ा सीधा किया ही था मगर रुबैर बाजी ले गई। उसने सबसे नजदीक मौजूद सिपाही को तीर मारा जो उसकी गर्दन में उतरकर दूसरी तरफ निकल गया। वो खड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। बाकी 2 चिल्लाए और अपने हथियारों की तरफ भागे। रुबैर फिर तीर कमान चढ़ा रही थी कि मैंने कहा, रुक जाओ, तीर मत चलाना। मैंने कहते हुए अपना सामान और पटका खोलते हुए कुर्ता भी उतार दिया। तब तक सिपाही अपने नेज़े उठा चुके थे। रुबैर बेचैन हो गई। आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत माहिर होते हैं। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। अगर इनमें से कोई तुम्हारी तरफ आए या औरत को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे पहली फुर्सत में मार देना, मगर जब तक मैं कमजोर ना पड़ूं दरमियान में मत आना। सिपाहियों के पास अगर तीर कमान थे तब भी वो कहीं छोड़ कर आए थे और यहाँ उनके पास सिर्फ नेज़े और सामने पटकों में संगी चाकू थे। एक ने बराह रास्त नेज़ा मेरे सीने में उतारने की कोशिश की। मैंने तिरछा होते हुए उसका वार खाली जाने दिया और फिर नेज़ा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। यह दाव उसके लिए गैर मुतवक्को था। वो खींचा चला आया। नजदीक आने पर मैंने उसके सीने पर लात मारी। वो पीछे जा गिरा। मैंने उसका नेज़ा छोड़ दिया था क्योंकि इसी असना में दूसरा मुझ पर हमलावर हो गया था। उसने नेज़ा मेरे पेट में मारना चाहा मगर मैंने अपने नेज़े से उसके वार को रोकते हुए उसका नेज़ा घुमाया और वो मेरे शाने को छूता गुजर गया। जिस वक्त मैं उसका नेज़ा अपने नेज़े से घुमा रहा था और मेरा जिस्म तिरछी पोजीशन में आया हुआ था, उसका बायां पांव वार करने की पोजीशन में आगे था और मेरा बायां पांव बचने वाली पोजीशन में था। मैंने उसी पोजीशन में पांव उठाकर उसके बाएं घुटने पे मारा। वार शदीद था। वो लड़खड़ाकर पीछे गया। उसके हलक से निकलने वाली करह से जाहिर था कि चोट शदीद आई है। वो अपना घुटना पकड़कर लड़खड़ाने लगा। इस दौरान में पहला वाला उठकर आया और उसने दोबारा मेरे सीने में नेज़ा उतारने की कोशिश की। मैं पीछे झुका और नेज़े की अन्नी मेरे चेहरे के सामने से निकलती चली गई। मैं इतना पीछे जा चुका था कि तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा था। पीछे गिरा और फौरन ही करवट ली, वरना इस बार नेज़ा जिस्म में उतर जाता। नेज़ा जमीन में उतर गया था और वहीं फंस चुका था। मैंने वापस करवट लेते हुए नेज़ा पकड़ लिया। दूसरे हाथ से अपना नेज़ा उसकी रान पे मारा। पोजीशन दुरुस्त ना होने की वजह से वार हल्का पड़ा था। इसके बावजूद उसकी रान पर जख्म आया। वो कराहकर पीछे हुआ। रुबैर चिल्लाई, शहबाज बचे। दूसरा अपने घुटने से फारिग होकर मुझ पर छलांग लगा रहा था। उसने अपना नेज़ा सीधा कर लिया था। मैंने उसके वार से बचने के लिए फिर करवट ली और मेरी खाली की हुई जगह पर वो आ गिरा। उसने हवा में नेज़े का रुख बदलना चाहा मगर नेज़ा मुझसे दूर ही गिरा और जमीन पर लगा। इस बार भी मैं बाल बाल बचा। रुबैर बोली, मैं तीर मार रही हूँ। मैंने वापस पलटते हुए साथ गिरने वाले की कनपट्टी पर कोहनी आजमाई और रुबैर को मना किया, नहीं। इस दौरान मैं पहला जमीन से नेज़ा उठा चुका था। उसने मुझ पर वार किया। मैं उसी की तरफ पलट गया और नेज़ा दूसरे के दाएं पहलू में उतर गया। कनपट्टी पर आने वाली चोट ने उसके हवास गुम कर दिए थे मगर नेज़े ने उसके सारे हवास बिल्कुल बुझा कर रख दिए। वो गला फाड़कर चिल्लाया। उसका साथी नेज़ा छोड़कर पीछे हटा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही साथी को निशाना बना लिया था। मैंने उठते हुए नेज़ा उसके सीने पर रख दिया और उसने दोनों हाथ बुलंद कर लिए। जिसे रुबैर ने तीर मारा था वो दम तोड़ चुका था और नेज़े का जख्मी भी आखिरी दमों पर लग रहा था। तीसरा हाथ ऊपर किए मौत के खौफ से लर्जा बरअंदाम था। बेबस हो जाने वाली औरत एक तरफ खड़ी अपने फट जाने वाले लिबास को पकड़कर सतर्कपोशी कर रही थी। वो रो रही थी। मैंने रुबैर की तरफ देखा। इससे पूछो, इसका ताल्लुक फौज के किस हिस्से से है? रुबैर के सवाल पर उसने गिड़गिड़ाकर जवाब दिया, मेरा ताल्लुक किसानों की हिफाजत करने वाले दस्ते से है, सनीतौर के लिए। मुझे मत मारो। अगर तुमने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब दिए तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन जैसे ही तुमने झूठ बोला तुम मारे जाओगे। उन लोगों से मुकाबला करते हुए मेरे जहन में एक तो अपनी जिस्मानी कंडीशन जांचना था, दूसरे अगर उनमें से एक भी काबू आ जाता तो मैं उससे आर्गोन के बारे में मालूमात हासिल कर सकता था। रुबैर के तवस्सुत से मैं उस आदमी से सवाल करने लगा। रुबैर मेरा बताया हुआ सवाल करती क्योंकि वो जो कह रहा था वो मैं खुद भी समझ रहा था, इसलिए वो सवाल करने के बाद औरत से बात करने में लग जाती। ये अच्छा था कि कम से कम वक्त में हमें ज्यादा मालूमात मिल रही थी, इसलिए मैंने रुबैर को बात करने पर नहीं टोका। मैंने पूछा, आर्गोन में जंग की तैयारी किस मरहले में है? कल तक तो खास नहीं थी मगर अब जंग की तैयारी तेजी से जारी है। रेनाट के पास फौज की तादाद कितनी है? उनके यहाँ हिसाब किताब का सिस्टम खासा पेचीदा था। उसने जो जवाब दिया उसके मुताबिक रेनाट की कुल फौज 3000 से कुछ ऊपर थी, लेकिन ये सब आला तरबियत याफ्ता और बेहतरीन हथियारों से लैस थी। सामिरा के पास उससे आधी फौज थी और उसके पास बाज अहम हथियारों की कमी थी। मैंने उसके लिए कुछ दिफाई हिकमत अमली तरतीब दी थी, लेकिन मेरे बाद ना जाने उस पर ठीक से अमल होता है या नहीं। मैंने घास और लकड़ी की गट्ठू से जो लाइन बनाई थी उसके लिए आग लगाने वाली राल खासी मिकदार में जमा कर ली गई थी और तकरीबन 30 अफराद रजाकारों में से सिर्फ इसी मकसद के लिए थे कि जब उन्हें इशारा किया जाए तो वो उन गट्ठों पर राल डाल दें, फिर जब जरूरत पड़ती तो आतिशी तीर बरसाकर उनको आग लगा दी जाती। ये काम मुकम्मल हो गया था मगर सुमरों के तवस्सुत से आर्गोन वालों तक उस दिफाई हिकमत अमली की इत्तला पहुंच चुकी होगी।
बदकिस्मती से ये सिपाही किसानों की हिफाजत पर मामूर था और उसे आर्गन के मामलात का इतना इल्म नहीं था, खासतौर से जंग की तैयारियों और आर्गन के हिफाजती इंतजामात का। इसके बावजूद उसने मेरी मालूमात में खासा इजाफा किया था। उसके मुताबिक अब किले के आम लोगों पर रात होने के बाद घर से निकलने की पाबंदी थी, गोया कर्फ्यू लगा दिया गया था। सिवाय फौज और इंतजामिया के कोई फर्द बाहर नहीं आ सकता था और जो उसकी खिलाफ वर्जी करता उसे कड़ी सजा दी जाती। आर्गन और मोबित को मिलाने वाली सुरंग में भी तारीकी छाने के बाद आमदोरफ्त बंद कर दी जाती थी, यानी आम आमदोरफ्त बंद हो जाती थी। अलबत्ता सिपाही रात में भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले सख्त सजा के मुस्तहक करार पाते। जब मैंने उससे कैरेट की मौत पर लोगों का रद्द अमल पूछा तो वो हिचकिचा कर बोला, लोगों ने उसे अच्छा नहीं समझा, क्योंकि कैरेट पुजारियों में एक ऐसी शख्सियत था जो आम लोगों से हमदर्दी रखता था और उनके काम आता था। तुम लोग इस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, क्या तुम्हें खौफ नहीं था कि तुम्हें सजा मिलेगी? उसने नफी में सर हिलाया। इन दिनों फौज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही। बात वाज़ेह थी, रेनाल्ड सामिरा और हुर्रियत पसंदों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा था और यह जंग उसके सिपाहियों ने लड़नी थी, इसलिए उसने उन्हें खुली छूट दे दी थी कि वो कुछ भी करें, उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। उसी का फायदा उठाकर ये लोग बाग में काम करने वाली इस औरत को जबरदस्ती यहाँ लाकर अपनी हविस का निशाना बनाना चाहते थे। उसने पुरुम्मीद लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे हर सवाल का ठीक जवाब दिया है, अब मुझे जाने दो। मैंने सोच लिया था कि उसका मामला इस औरत और रोबैर पर छोड़ दूंगा। मुझे मालूम था रोबैर उसे नहीं छोड़ेगी। उसे कहने जा ही रहा था कि उसी लम्हे रोबैर ने मुझे आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा, वो इशारा कर रही थी और वो जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां वही बूढ़ा और कमजोर हो जाने वाला अस्मार मौजूद था। वो शायद छुपकर हमारा पीछा करता आया था, वो हमारे करीब नहीं आया था। तीसरा सिपाही समझा कि हम उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, वो उठकर अचानक भागा, मगर उसे ज्यादा दूर जाना नसीब नहीं हुआ। बूढ़े अस्मार ने उसे चंद जस्तों में आन लिया। अस्मार ने उसे मुंह के बल गिराया और उस पर अपने दांत और पंजा आजमाने लगा। जरा ही देर में उसने सिपाही को चीर फाड़ कर रख दिया। जब सिपाही का दम निकल गया तो उसके बाद वो उसे खाने में मसरूफ हो गया। उसकी बेताबी बता रही थी कि वो बहुत भूखा था और शायद हफ्ते भर से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तीसरे सिपाही का ये बहुत मुनासिब अंजाम हुआ था। मुझे और रोबैर को उसके हाथ खून से नहीं रंगने पड़े थे। रोबैर दिलचस्पी से मंजर देख रही थी और औरत दम बखुद खड़ी थी। रोबैर, इसका ख्याल रखना। रोबैर ने सर हिलाया और मैं मरने वाले सिपाहियों का लिबास उतारने लगा। दोनों का ही लिबास खून आलूद हो गया था, मगर उसे साफ किया जा सकता था। वैसे भी सुर्ख रंग का था, अगर धब्बे पूरी तरह साफ ना भी होते तब भी काम चल सकता था। इस तरह उनकी जरा बख्तरे भी उतारी और आखिर में उनके हथियार समेटे। औरत ने बताया कि तीर कमान उन्होंने झुंड के बाहर रखे थे। मैं बिला खतर सिपाही को खाते अस्मार के पास से गुजरा तो वो मेरे पास से आती बू पर एक तरफ हो गया। मैं तीरों से भरे तरकश और कमाने उठा लाया। ये सामिरा की फौज के पास मौजूद कमानों से ज्यादा बेहतर और मजबूत थी। इसी तरह तीरों की क्वालिटी भी बहुत उम्दा थी। मैंने मरने वाले सिपाही की गर्दन से भी तीर और दूसरे के जिस्म से नेजा अलग कर लिया। रोबैर बोली, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें भी ये अस्मार या दूसरा अस्मार खा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि इनकी मौत किसी इंसान की कारस्तानी समझी जाए। इस सूरत में इनके हथियार और लिबास ले जाना मुनासिब होगा। अस्मार लिबास फाड़ सकते हैं और हथियारों को उन्होंने क्या करना है? उसकी बात मुनासिब थी। मैंने ये किया कि एक तरकश और कमान और एक इजाफी नेजा ले लिया। बाकी चीजें इस तरह फैला दी जैसे अस्मारों के हमले में वो इधर उधर हो गई हों। अब उनमें से कुछ गायब होंगी, तब भी किसी को शक नहीं होगा। लिबास के बारे में अगर कोई सोचता है तो सोचता रहे, लेकिन एक मसला बदस्तूर बाकी था जिसकी तरफ मैंने अभी तवज्जो नहीं दी थी। रोबैर ने औरत की तरफ इशारा किया, इसका क्या करना है, ये सब बता देगी। मैं औरत के पास आया। वो तकरीबन 35 बरस की मगर जिस्मानी लिहाज से जवान और खूबसूरत थी। मैंने रोबैर के तवस्सुत से कहा, तुम अपनी जुबान बंद रखोगी, दूसरी सूरत में तुम्हें भी इन 3 सिपाहियों की हलाकत में शामिल समझा जाएगा। हम तो मिलेंगे नहीं, मगर तुम्हें जरूर सजाए मौत हो जाएगी। वो कांप उठी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अपनी जुबान बंद रखूंगी। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुम काम क्यों करती हो? मेरा शौहर मर चुका है, वो बाग में काम करता था, उसकी जगह मैं करती हूँ। मगर बेसहारा औरतों की तो किफालत हुकूमत करती है ना? रोबैर ने हैरत से कहा, पहले करती थी, अब नहीं करती। औरत तलखी से बोली, अब हर फर्द को काम करना पड़ता है। जिन औरतों के मर्द नहीं होते उनको काम करना पड़ता है, और जिन बच्चों के माँ बाप मर जाएं उन्हें सरकारी अफसरान और हुकूमत के लोग अपने गुलामों में शामिल कर लेते हैं। औरत की बातों से लग रहा था कि आर्गन में जबरो इस्तबदाद का निज़ाम पूरी तरह नाफिज हो चुका था। एक बार मज़ाहमती तहरीक का खात्मा हो जाता तो वादी के लोग बदतरीन किस्म की गुलामी की लपेट में आ जाते। मैंने कहा, अब तुम जाओ और अपनी जुबान बंद रखना, मेरा फटा हुआ लिबास सबकी नजरों में आ जाएगा। वो परेशानी से बोली। मैंने सोचा और अपना कुर्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम ये पहन लो। यहाँ ज्यादातर अवाम सफेद लिबास ही पहनते थे, मेरा कुर्ता भी सफेद था। औरत हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कुर्ता ले लिया और दरख्त की आड़ में जाकर बदल लिया। मैंने रोबैर से पूछा, तुमने से हमारे बारे में कुछ बताया तो नहीं? इसने पूछा तो था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा किया तुमने। औरत लिबास पहन कर आ गई। मैंने उसका फटा हुआ कुर्ता ले लिया कि ये कहीं ना कहीं काम आ जाता।
روبیر نے اسے جانے کو کہا تو وہ سہمے ہوئے انداز میں اسمار سے دور ہو کر جانے لگی، مگر ہم سے جدا ہوتے اسمار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر غراتا وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عورت چیخ مار کر واپس بھاگی اور ہمارے درمیان آ گئی۔ روبیر بولی، اس کے پاس سے بو نہیں آ رہی، اسمار اسے بھی مار دے گا، اسے باغ تک چھوڑ کر آنا ہوگا۔ میں نے کسی قدر فکر مندی سے کہا۔ روبیر سمجھ گئی، آپ یہیں رکیں، میں اسے چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس نے عورت کو ساتھ لیا اور درختوں سے نکل کر کھلے میدان سے ہوتے ہوئے باغات کی طرف بڑھے، اور جب پاس پہنچے تو روبیر رک گئی۔ عورت تیزی سے باغوں کی طرف بھاگی۔ روبیر نے انتظار نہیں کیا اور فوراً واپس آ گئی۔ یہاں خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت سپاہی آ سکتے تھے۔ جیسی وہ درختوں میں داخل ہوئی ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے روبیر سے پوچھا، کیا خیال ہے، یہ عورت زبان بند رکھے گی؟ ہاں، میں نے ربان کو سمجھا دیا ہے، راستے میں بھی اس کو میں پکا کرتی رہی تھی کہ وہ چپ رہے، ورنہ رینارڈ جیسے ظالم سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کو بھی مروا دے گا۔ یہ تم نے اچھا نکتہ دیا۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ عورتیں کہاں زیادہ بولتی ہیں؟ ہمارے ابھی عورتیں یہی کہتی ہیں۔ وہ میری بات پر کسی قدر خفا نظر آنے لگی۔ اس نے رخ دوسری طرف کر لیا اور اس کے بعد بات نہیں کی۔ مجھے ہی پہل کرنا پڑی۔ یہ اچھا ہوا کہ ہمیں آرگون کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی۔ وہ خفگی بھول گئی۔ اگر سرنگ میں اترنے کا راستہ مل گیا تو آج ہم راستہ تلاش کریں گے اور ممکن ہوا تو کل رات اس میں اتریں گے۔ پھر ہمیں شہر میں رینارڈ کی فوج کی تیاریاں دیکھنی ہوگی۔ اگر ہم یہ کام کر بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے یقین سے کہا۔ اس وقت ہم آرگون کی فصیل کے ساتھ ویران حصے میں آ گئے تھے۔ باغات اور کھیت ختم ہو گئے تھے اور اب یہاں گھنے جنگل تھے یا جھاڑیوں اور گھاس سے بھرے میدان۔ اب ہم وادی کے خطرناک ترین حصے میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ یہی ہارن کا اصل مسکن تھا۔ روبیر جانتی تھی اور وہ محلول کی کارکردگی دیکھنے کے باوجود سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چلنے کے دوران اس کی نظر مستقل آس پاس بھٹک رہی تھی۔ اسے فری ہینڈ دینے کے لیے میں نے سارا سامان خود اٹھا رکھا تھا۔ اس میں سپاہیوں کا لباس اور ہتھیار بھی تھے۔ یہ سب میں نے عورت کے پھٹے لباس میں لپیٹ کر گٹھری سی بنا لی تھی اور شانے پر لادا ہوا تھا۔ دوسرے شانے پر چھاگل اور ترکش و کمان تھی۔ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں مشلوں والی لکڑیاں تھیں۔ روبیر نے صرف تیر کمان اٹھایا ہوا تھا۔